So very good morning, dear student. Welcome back in today's science class. And today's science class is about the remaining portion of chapter 7, that is conservation of animals and plant. So in that already we discussed in the previous class about what means the some ways by which we can protect or conserve the plants and animals. So in that we discussed about the what are the rules and act enforced by the government, and we also discussed about the steps taken by what IUCN or some other NGOs just like WWF और IBM और इस तरह से कुछ NGOs के द्वारा भी कुछ हमने डिस्कस किया था कि जो कुछ एनिमल्स और प्लांट को प्रोटेक्ट करने के फील्ड में क्या करते हैं, काम करते हैं. Then we also discuss about the different the conservation of plants and animals by the some large area or protected area. So that we discuss the three different parts, that is biosphere reserve, then national park and wild sanctuaries. तो वो क्या है, ये तीनों एक ऐसे पार्ट है जहाँ पर अपन ना उनका जो मोटिव है, मेन फंक्शन है या मेन आपका उद्देश्य मान लो, एम मान लो, ठीक है, वो एक ही है कि किसी भी तरह से प्लांट और एनिमल को प्रोटेक्ट करना और उनको फ्रीली छोड़ देना उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में, ताकि वो अपने हिसाब से अपने नंबर को कंटिन्यू कर सके, मीन्स इंक्रीज कर सके, रिप्रोडक्शन कर सके और फ्रीली उस एटमोसफियर में अपने आप को एडजस्ट कर सके. बिकॉज वी नो डैट दिस प्लांट्स एंड एनिमल्स आर व्हाट द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ आवर life, क्योंकि they are support directly or indirectly to us. That's why we need to what conserve or protect them, and they also a part of a food chain or a food web. So now another things that for that how these animals or plants, you can mostly for the animals can adjust their what the unfavorable condition. So to adjust the unfavorable condition means किसी तरह से यदि उनके एनवायरनमेंट में है जहाँ पे वो क्लाइमेटिक कंडीशन में जहाँ पे रह रहे हैं वो अनफेवरेबल है, तो उसको कैसे वो सॉर्ट आउट करते हैं या उस प्रॉब्लम को कैसे वो रिजॉल्व करते हैं. तो उसी में एक टॉपिक आता है दैट इज अ माइग्रेशन. मीन्स माइग्रेशन के थ्रू क्या करते हैं, दे कैन एडजस्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू वाटर the climatic condition or unfavorable condition. So this migration is called what the seasonal mass movement. You can say that seasonal mass movement. Why it is called seasonal? Because it can done or it can be taken, this step can be taken by the animals only in a particular season. Means all time it is not done by the एनिमल्स कि हमेशा जो है वो ये मास मूवमेंट मीन्स लॉन्गर ट्रैवलिंग. दिस इज कॉल्ड लॉन्गर ट्रैवलिंग, सीजनल ट्रैवलिंग. मीन्स एक पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही वो क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं. वाई? टू अवॉइड दिस अनफेवरेबल कंडीशन. सपोज दैट्स जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल द साइबेरियन क्रेन. दिस साइबेरियन क्रेन इज कम फ्रॉम द रशिया ना, 3500 किलोमीटर ट्रैवल करके, इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके इंडिया में राजस्थान में भरतपुर आते हैं, है ना. तो क्यों आते हैं? क्योंकि वो सीजनल कंडीशन उनके लिए वहाँ पे क्या होती है, काफ़ी हार्श कंडीशन होती है, काफ़ी ठंडा होता है उसमें. साइबेरिया में उस समय जो है ये जो सीजन चल रही है, तो ये जो विंटर सीजन है साइबेरिया में, वहाँ पे काफ़ी क्या होता है, स्नोफॉल होता है, काफ़ी ठंडा होता है. तो उस कंडीशन से बचने के लिए वो क्या करते हैं, वो इतना डिस्टेंस 3500 किलोमीटर ट्रैवल करके, कुछ एनिमल्स तो होते हैं इससे भी मोर देन दैट वन 9000 किलोमीटर 12000 किलोमीटर ट्रैवल करके सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए या अपनी फूड की या इस हार्श कंडीशन से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए इस कंडीशन से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द सीजनल मास मूवमेंट. सो नाउ सी एवरीबडी इन योर टेक्स्ट बुक, 5th क्लास में भी हमने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स दिए. आर्कटिक इल है, हाँ, मोनार्क बटरफ्लाई है, हाँ, साइबेरियन क्रेन है, आर्कटिक टर्न है. दिस आर सम एनिमल्स दैट व्हाट दे ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू avoid this circumstances or this unfavorable condition, maybe for a reproduction purpose. ठीक है, सिर्फ फूड के या तो सीजनल जो है ये सीजन को फेवरेबल सीजन या फिर अनफेवरेबल कंडीशन है उसको अवॉइड करने के लिए जाते हैं, या फूड के लिए भी जा सकते हैं, और फिर मे बी फॉर वाटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस मीन्स रिप्रोडक्शन के लिए भी जा सकते हैं कि
कुछ ऐसे होते हैं सिर्फ अपने रिप्रोडक्शन के लिए, यानी अपने एग को वहाँ पे ले करने और अपने बच्चे निकलने का इंतजार होता है, उसके बाद वो वापस, जैसे आर्कटिक टर्न है, इल है, ये सब काफ़ी 900,000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करके पैसिफिक ओशन से आर्कटिक ओशन तक आती है ना, ठीक है. So now see this, everybody see in your textbook. This migration refers to the regular seasonal journeys undertaken by the many animals. Migration include the movement of varied distance made in the response to change the food availability. Why it is done? This is taken by the animals to water, for a change in the food availability, habitat or weather. They fly for laying eggs. अपने अंडे को देने के लिए, हाँ, they can fly for water, laying the eggs, and when the weather in their natural habitat became very cold and inhospitable means unfavorable, that is not favorable, not suitable for them, so that type they can take these steps of this migration. अपन भी कहते हैं माइग्रेट हो गए मीन्स ना अपनी कंट्री से जाकर दूसरी कंट्री में रह जाते हैं, उसको माइग्रेशन कहते हैं ना, है ना. अपन भी अपना देश छोड़ के जैसे अब्रॉड चले गए, बाहर चले गए, यूएस चले गए, यूके चले गए, कनाडा चले गए. सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, दिस माइग्रेशन. ओके. माइग्रेशन जो है वो आप यूनिवर्सिटी भी चेंज करते हैं, तभी माइग्रेशन सर्टिफिकेट लाना पड़ता है. आपके बड़े भैया हो गए, वो यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में पढ़ते हैं, उनको बताइए माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है. मीन्स वी कैन माइग्रेट फ्रॉम वन यूनिवर्सिटी टू अनदर यूनिवर्सिटी, देन वी नीड वन सर्टिफिकेट, दैट इज कॉल्ड द माइग्रेशन सर्टिफिकेट. ओके. सो this the whales, fishes, butterflies, turtles and the birds are the migratory animals. And best example जो है, सबसे बेस्ट जो है वो साइबेरियन क्रेन का, और अब ये जो है वो फेवरेबल कंडीशन है इस समय जो है. मॉस्को यानी मीन्स रशिया, साइबेरिया से जो है वो साइबेरियन क्रेन कहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं, राजस्थान भरतपुर में. ओके. और वहाँ पे क्यों आते हैं, क्योंकि फेवरेबल कंडीशन नहीं होती है वहाँ पे रशिया में. वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो होता है, उस समय काफ़ी ठंडा होता है, तो उस सिचुएशन को ना ओवरकम करने के लिए दे कम टू इंडिया. देन वी डिस्कस अबाउट द डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन मीन्स इट्स अनवाइजली कटिंग ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज ऑन अ लार्ज स्केल. बड़े पैमाने पे, बड़े लेवल पे यदि अंधाधुंध जो पेड़ पौधे की आप कटाई कर रहे हो, कटिंग कर रहे हो, चाहे वो किसी भी पर्पस के लिए, तो वो कहलाता है आपका डिफॉरेस्टेशन. द प्लांट एंड प्लांट आर द वेरी इंपॉर्टेंट. वी नो दैट दिस आर द पार्ट ऑफ आवर आवर लाइफ. सो दिस आर द इम्पोर्टेंट फॉर the well-being of the all other living being on this earth. They provide us with the food, shelter and numerous other things, but are continuously cutting forest to meet our ओन सेल्फिश नीड्स. ये बहुत सारी चीज़ें हमें देता है. इससे मेडिसिनल प्लांट भी मिलते हैं हमें, इससे लकड़ियाँ मिलती है, इससे हमें फर्नीचर बनाने के लिए बहुत सारे गम्स एंड रिसाइंस मिलते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने स्वार्थ के लिए क्या करते हैं, हम इनको कंटिन्यूली काटते जाते हैं. सो दिस द कटिंग ऑफ अ फॉरेस्ट ऑन द लार्ज स्केल, दैट इज कॉल्ड व्हाट, डिफॉरेस्टेशन. इसका जस्ट अपोजिट होता है रिफॉरेस्टेशन. रिफॉरेस्टेशन मीन्स प्लांटिंग द मोर एंड मोर ट्रीज. जो खाली जगह पड़ी है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को लगाना, वो होता है रिफॉरेस्टेशन. ओके. रिफॉरेस्टेशन, और जस्ट इसका अपोजिट काट देना, डिफॉरेस्टेशन. ओके. सो क्लियरिंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड यूजिंग दैट लैंड फॉर द मैनी अदर पर्पजेज इज कॉल्ड वाटर डिफॉरेस्टेशन. मीन्स दैट लैंड में बी यूज फॉर मेकिंग द बिग शॉपिंग मॉल्स, कॉम्प्लेक्स, है ना, अपार्टमेंट है, या कॉलोनी बनानी है, या इंडस्ट्री या फैक्ट्री बनानी है, तो उस पर्पज़ के लिए जंगल को साफ करके अपन काटते हैं पेड़ पौधों को, दैट इज कॉल्ड डिफॉरेस्टेशन. एंड देन व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन. कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कॉजेज मीन्स इसके क्या कारण है ना, किस कारण से जो है वो जंगलों की कटिंग कर रहे हैं. तो फर्स्ट थिंग्स द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन. जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ रही है, तो ऑब्वियसली वाटर उनके रहने के लिए जगह चाहिए, घर चाहिए, है ना, नई इंडस्ट्री फैक्ट्री काम काज के लिए चाहिए, बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल चाहिए. तो हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वी कट द फॉरेस्ट एंड स्टार्ट फॉर मैन्युफैक्चर बिल्डिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एंड मॉल एंड कॉलोनीज लाइक थिंग्स. सो फर्स्ट द प्रोक्यूरिंग द लैंड फॉर द कल्टिवेशन. फर्स्ट थिंग कि सबसे पहला तो ये कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनको फूड चाहिए, खाना चाहिए, तो उनकी खाने की डिमांड को पूरा करने के लिए हम खेती बाड़ी के लिए, है ना, फसल उगाने के लिए अपन वी आर क्लियरिंग वाटर फॉरेस्ट फॉर द कल्टिवेशन पर्पजेज. ठीक. देन नेक्स्ट, इंक्रीज द रेट ऑफ अर्बनाइजेशन. मीन्स डे बाय डे द पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग एंड वी हैव वाटर
द फिक्स अमाउंट ऑफ लैंड फॉर द कल्टिवेशन। आपकी पॉपुलेशन कंटिन्यू इंक्रीज कर रही है, लेकिन उसी रेशियो में आपकी लैंड या ज़मीन है, हाँ खेत है, वो आपके नहीं बढ़ रहे हैं, वो तो उल्टा क्या होता जा रहा है, वो कम हो रहा है, उनका रेशियो डे बाई डे रिड्यूस हो रहा है। तो पॉपुलेशन को जो है इंक्रीज़ कर रही है, अर्बनाइजेशन इंक्रीज़ कर रहा है, तो उसके कारण फॉरेस्ट की कटिंग करें, क्योंकि उनको घर चाहिए रहने के लिए, तो नई कॉलोनियाँ बनाते हैं, तो उसके लिए वो जंगल साफ करके वहाँ पे फिर प्लॉट अलॉटमेंट कर लेते हैं, कॉलोनियाँ बना देते हैं। सो दिस आर द अनदर रीजन फॉर क्लियरिंग द फॉरेस्ट और डिफॉरेस्टेशन। थर्ड थिंग, यूटिलाइजेशन ऑफ लैंड फॉर द इंडस्ट्रीज। अब लोगों के पास में अर्निंग करने के लिए, पैसे कमाने के लिए, तो काम भी चाहिए, उनको काम भी देना पड़ेगा, तो काम के लिए नई नई फैक्ट्रियाँ बनती है, नई नई इंडस्ट्री सेटअप की जाती है, नई हॉस्पिटल बनती है, नई नई स्कूलें बनती है, तो उसके लिए भी जंगल को साफ करके फिर वहाँ पे ये स्टार्ट किया जाता है। नेक्स्ट, द मल्टीपल यूजेस ऑफ द वुड इन अ फर्नीचर एंड पेपर इटीसी। देन द डिमांड, अपनी डिमांड बढ़ती है, फर्नीचर चाहिए, पढ़ने के लिए नोटबुक, टेक्स्ट बुक चाहिए, तो ये भी पेपर जो है कहाँ से आता है, अल्टीमेटली दिस आर कमिंग फ्रॉम वॉट, फ्रॉम द प्लांट्स, बैम्बू ट्री है या दूसरे पेड़ है, उनसे आते हैं। तो ऑब्वियसली वी नीड टू कट द trees and plant for fulfill this need of water, need for this furniture or paper or other things. Overgrazing by the animals. Overgrazing is also another the aspect or factor that help in deforestation. Next one is the six, the clearing the forest for the build the roads. जितनी फैसिलिटीज बढ़ती है, तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए वी नीड टू रोड्स, तो रोड को बनाने के लिए रोड के बीच में कोई भी जंगल वंगल आता है तो उसको काट देते हैं, अपन साफ़ सफाई करते हैं, फिर वहाँ से रोड निकालते, तो आसपास में एरिया जो है वो क्या वो हो जाता है, फिर अर्बनाइजेशन हो जाता है। तो ऑब्वियसली दे कट वाटर फॉरेस्ट एंड स्टार्ट द बिल्डिंग द होटल्स एंड अदर थिंग्स। ओके, शिफ्टिंग कल्टिवेशन इन द विच द लैंड इज कल्टिवेटेड फॉर 2 and 3 years and left after the depletion of fertility to move on the other fertile places is also a contributing the factor of deforestation. Shifting cultivation means this is also known as the zooming cultivation. आपने SS में है ना, जियोग्राफी में पढ़ा होगा zooming cultivation। तो zooming cultivation या shifting cultivation क्या होता है, लोग जो है एक ज़मीन को थोड़े दिन के लिए या 1-2 साल के लिए यूज़ करते हैं, फिर उस ज़मीन में जब न्यूट्रिएंट कम हो जाते हैं तो उस ज़मीन को छोड़ देते हैं। जैसे जंगल है उसको साफ़ किया और वहाँ पे खेती बाड़ी करना स्टार्ट कर दिया ना, फसलें उगाना, कल्टीवेशन प्रोसेस शुरू कर दी। बट आफ्टर 3 or 4 years के बाद में जब वहाँ पे न्यूट्रिएंट कम होगा, अल्टीमेटली सॉइल में न्यूट्रिएंट कम होंगे, बिकॉज वी आर यूजिंग दिस न्यूट्रिएंट कंटिन्यूली फॉर वाटर अवर क्रॉप्स। सो फिर क्या होगा, 2-3 साल के बाद में वो उस ज़मीन को ऐसे ही छोड़ के चले जाएंगे, फिर दूसरी जगह पे जाके वो क्या करेंगे, दूसरे जंगल को साफ करके पेड़ पौधे को काट के वहाँ पे खेती बाड़ी या कल्टीवेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। सो दिस ऑल्सो प्रमोट वाटर डिफॉरेस्टेशन। दिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन इज ऑल्सो सपोर्ट और फेवर और प्रमोट द डिफॉरेस्टेशन। इट इज अनदर मेन रीजन फॉर वाटर डिफॉरेस्टेशन। Firewood collection means it is also generally, you know, that in rural areas or in village areas the people engage in the collecting the wood. हाँ, क्योंकि वहाँ पे जो फ्यूल के रूप में वो लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, खाना पकाने के लिए, चूल्हा जलाने के लिए लकड़ियाँ यूज़ करते हैं, तो वो लकड़ियाँ जो जंगलों से काट के लाते हैं, तो वो भी एक रीज़न है कि कहीं ना कहीं वो भी डिफॉरेस्टेशन में हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वो भी जंगलों को काटने में क्या करता है, एक मेन रोल प्ले करता है। सो दिस इज द फायरवुड कलेक्शन। एंड देन लास्ट, टिम्बर हार्वेस्टिंग मीन्स टिम्बर हार्वेस्टिंग यानी बड़े बड़े जो पेड़ पौधे जो है वो टिम्बर या वुड के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए या जंगल उगाए जाते हैं और फिर उनको काट दिए जाते हैं, और वो जो लकड़ियाँ है दैट इज़ यूज फॉर मैनी वाटर कंस्ट्रक्शन साइट्स और फॉर मेकिंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ things or furnitures that we used in our daily life. So these are the 8 or 9 reason for what deforestation. Okay, कि ये सब जो है वो deforestation के जो है वो क्या कारण है, जंगल कटेंगे यानी इन रीजन से, that are the reason, there are the basic things on which on the demand of these all things we cut water forest. Okay, so forest. तो अब नेक्स्ट है कि what are the consequences of a forest. We know that this forest means plants are necessary for us. So obviously we see that if we continually unwisely बिना सोचे समझे इस तरह से जंगलों को काटोगे तो it have the harmful effects on us. So what are the consequences of deforestation? Deforestation leads to the soil degradations and erosion. कि जंगल काटोगे उसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे, वी सी वाटर द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, बिकॉज यू नो डैट कि सॉइल को जो है प्लांट क्या करता है, होल्ड करके रखता है,
यदि पेड़ पौधे आप काटोगे तो ये दिस आर द हेल्प इन द ब्रिंगिंग रेन को, बरसात को भी लाने में हेल्प करता है, ये मिट्टी को होल्ड करके रखता है, तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता है इससे। ये जो है वो डेजर्टिफिकेशन होता है उसको भी कंट्रोल करता है। ओके, तो ये सब जो है वो क्या होंगे, ये सब हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे कि सॉइल इरोजन होने लगेगा, यानी कि लैंड का, भूमि का, मिट्टी का कटाव होना शुरू हो जाएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी, इसकी क्वालिटी धीरे धीरे कम होती जाएगी, डिग्रेड होती जाएगी। So deforestation lead to the soil degradations and erosions, change in the climatic conditions along with the destruction of habitats of many retrievals forest living beings। यानी क्लाइमेटिक कंडीशन भी आप आजकल देख रहे हो ना, सर्दी के समय कभी कभी बिल्कुल ज़्यादा सर्दी हो जाती है, अचानक से बिन मौसम बरसात हो जाती है, गर्मी बिल्कुल बढ़ जाती है, फ्लडिंग हो जाती है ना, बाढ़ आने लग जाती है, भूकंप आता है। तो ये सब क्लाइमेटिक कंडीशन भी जो है वो ये डिफॉरेस्टेशन के कारण ही आती है, क्योंकि नेचर में, एनवायरनमेंट में इम्बैलेंस क्रिएट हो जाता है। सो दीज आर द मेन कॉज फॉर दिस नेचुरल फिनोमेना और नेचुरल कैलेमिटीज। ओके, दिस डिफॉरेस्टेशन और पॉल्यूशन जो है कहीं ना कहीं इनको क्या करता है, सपोर्ट करता है या इनको एक तरह से इन्वाइट करता है। Reforestation, as I already told you, that it is just the opposite to this deforestation. Means whenever, whatever the place you got it for, or vacant space, that place or land is utilized for water, for planting trees. So that process phenomena is known as what, reforestation. Planting more and more trees is only the solution of deforestation. एक ही सिर्फ solution है, that is what, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे उगाओ। इसलिए ना हर जो 5 जून को अपन एनवायरमेंटल डे मनाते हैं, पर्यावरण दिवस, और वन महोत्सव भी मनाते हैं इन द मंथ ऑफ जुलाई। इन द मंथ ऑफ जुलाई वी सेलिब्रेट वन महोत्सव। सो वन महोत्सव में यही ना पेड़ पौधे का इंपॉर्टेंस के बारे में ही, और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने के लिए लोगों को इंस्पायर किया जाता है। ओके, सो रीस्टॉकिंग ऑफ फॉरेस्ट बाय प्लांटिंग न्यू ट्रीज इन द नॉन एज रिफॉरेस्टेशन। रीस्टॉकिंग ऑफ अ फॉरेस्ट ना, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाना, यही आपका क्या है, रिफॉरेस्टेशन। द प्लांटेड ट्रीज शुड जनरली बी ऑफ द सेम स्पीसीज एज फाउंड इन दैट फॉरेस्ट। फॉरेस्ट have the capacity to re-establish themselves naturally, but with the amount of the loss done, it is necessary to plant more and more trees। कि forest have the capability to re-establish themselves naturally, कि जो फॉरेस्ट है, जंगल जो है अपने आप को वापस रीस्टेब्लिश कर सकता है, लेकिन हमने जो नुकसान किया है, यानी जो पेड़ पौधे को जिस स्पीड से हमने, जिस रेट से उसको ना काट दिया है, उसको अब वापस कंप्लीट करना या उस नुकसान को पूरा करना काफ़ी नामुमकिन सा है, क्योंकि हम जो हमारी जो कटिंग रेट है, डिफॉरेस्टेशन की जो रेट है वो काफ़ी स्पीड जो है वो काफ़ी फास्ट है, और प्लांटेशन की जो स्पीड है वो काफ़ी स्लो है। तो देयर विल बी द मच मोर गैप बिटवीन दिस बोथ प्रोसेस, है ना, यानी फॉरेस्टेशन और डिफॉरेस्टेशन के बाद बीच में काफ़ी गैप हो गया है। डिफॉरेस्टेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और डिफॉरेस्टेशन काफ़ी स्लोली चल रहा है, तो वो काफ़ी गैप के कारण जो है वो नेचुरली हम वापस प्लांट को रिट्राइव या फिर रीस्टेब्लिश्ड नहीं कर सकते। नाउ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज अनदर मेथड विच प्रमोट द ग्रोथ ऑफ अ प्लांट या नंबर ऑफ अ प्लांट, क्योंकि प्लांट से ही क्या बनता है, पेपर बनता है, और पेपर को यदि आप कहीं ना कहीं रिसाइकलिंग कर रहे हैं तो इट मीन्स व्हाट, यू आर सेविंग द ट्रीज, क्योंकि वही पेपर आप बार बार यूज़ करोगे तो कितने पेड़ कटने से बच जाएंगे, और यदि पेड़ कटने से बच जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हो, फॉरेस्टेशन को बढ़ावा दे रहे हो। रिफॉरेस्टेशन नहीं करके आप जंगल को बढ़ा रहे हो, यानी एक तरह से एक पॉजिटिव क्या है, इनिशिएशन इज टेकन बाय अस इफ वी आर व्हाट, रिसाइकलिंग द पेपर। तो इसीलिए जो भी आपके पुराने जो भी न्यूज़पेपर है, नोटबुक या टेक्स्ट बुक है, वो आपको कबाड़ी वालों को या तो रिसेल कर देनी चाहिए या फिर उसको बेच देनी चाहिए, ताकि वो वापस उसका क्या हो जाए, उसका रिसाइकलिंग हो जाए। ओके, wood is required to make a paper. A large number of trees are cut down to make a paper. It takes about 70 trees to make the 1 ton paper। यानी 1 टन पेपर आपको बनाना है, 1 टन आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक बनानी है, तो उसमें 17 पेड़ कटेंगे। और पूरा वर्ल्ड में आप समझ लो, हमारे इंडिया और पूरे वर्ल्ड में देखो तो कितने आपको टेक्स्ट बुक, नोटबुक, कितने पेपर चाहिए पर डे, तो उसके हिसाब से आप उससे मल्टीप्लाई करके आप
अज्यूम कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं कि हाउ मच ट्रीज वी नीड टू कट फॉर वाटर टू फुलफिल द नीड ऑफ दिस टेक्स्ट बुक और स्टेशनरी और टेक्स्ट बुक इन नोटबुक और न्यूज़पेपर और अदर थिंग्स। यानी पेपर के हिसाब से काफ़ी पेड़ अपने को पर डे काटने पड़ सकते हैं यदि वी आर नॉट फॉलोइंग दिस रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो इसलिए रिसाइकलिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप बन जाता है फॉर वाटर फॉर द प्रोटेक्टिंग द ट्रीज और plants. No alternative available to wood is as a good as wood itself. Kenaf, a member of a hibiscus family, is largely being used in a paper production. ये जो कैनेफ है, कैनेफ जो है हाइबिस्कस फैमिली का प्लांट है और ये इस प्लांट को अपन यूज़ करते हैं किसके लिए? पेपर प्रोडक्शन में, यानी जो पेपर बनाते हैं, कागज़ जो बनाते हैं, तो कागज़ के लिए जो है वो ये कैनेफ प्लांट अपन यूज़ करते हैं। और इंडिया में जो ये जो न्यूज़पेपर बनता है वो एमपी का जो नेपा नगर है, नेपा नगर दैट इज़ इन एमपी, वो फेमस है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ न्यूज़पेपर पेपर। ओके, सो द कॉटन एंड द शुगर कैन ड्राफ्ट, इसके अलावा स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ भी यूज़ होता है पेपर में, कॉटन है या शुगर कैन के कुछ पार्ट भी ड्राफ्ट भी अपन यूज़ कर सकते हैं इन formation of or in production of paper, but the quality of paper obtained from them is not as good as obtained from the wood। लेकिन जो क्वालिटी आप पेड़ से, ट्री से जो पेपर बनाते हैं उसकी जो क्वालिटी होती है वैसी क्वालिटी आप शुगर कैन से या फिर कॉटन से या स्ट्रॉ से नहीं बना सकते। यानी कि जो ट्री से या कैनेफ जो है, कैनेफ से या हाइबिस्कस फैमिली के दूसरे प्लांट से जो भी आप पेपर बना रहे हो दैट इज़ द बेस्ट क्वालिटी। उसके कंपैरिजन में अपन शुगर कैन से या फिर कॉटन से या स्ट्रॉ से इफ़ वी आर फॉर्म द पेपर दैट इज़ नॉट नियर टू दैट द पेपर इन क्वालिटी, है ना, क्वालिटी में कहीं ना कहीं फ़र्क आ जाएगा। सो रिसाइकलिंग ऑफ पेपर इज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन टू मिनिमाइज द कटिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर paper. A paper can be recycled 5 to 7 times and this also saves us from the hazardous effect of chemical used in making a paper. Means एक पेपर को आप 5 से 7 टाइम रिसाइकल कर सकते हो and it also have the much the beneficial for us because देखो इसके अंदर जो भी, क्योंकि पेपर का आप रिसाइकल करोगे तो उसको स्टार्ट से फर्स्ट जो पेपर बनाने की प्रोसेस है वहाँ से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा ना, उसको सिर्फ रिसाइकल ही करना है। तो शुरू से आप बनाओगे तो उसके लिए यू हैव टू यूज़ मच मोर एक्सपेंसेस लाइक यू यूज़ मच मोर दिस लेबर वर्क, काफ़ी काम ज़्यादा उसमें करना पड़ेगा, उसमें आपको लेबर भी ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, आपको उसको अंदर मशीनरीज और इंडस्ट्री चलाने के लिए एनर्जी भी काफ़ी वेस्ट करना पड़ेगा, पैसा भी उसमें लगाना पड़ेगा। तो क्यों नहीं, यानी कि आप उन सब चीज़ों को, एनर्जी को भी बचाना है, फ्यूल्स को बचाना है, टाइम को बचाना है, पैसों को बचाना है, ज़्यादा काम से बचाना है, तो हमें क्या करना चाहिए? वी एडॉप्ट दिस पॉलिसी ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, क्योंकि रिसाइकलिंग करोगे तो डायरेक्टली एक स्टेप में ही जो है वो वापस रिसाइकल हो सकता है। अदरवाइज स्टार्टिंग से आप करोगे तो आप यू हैव टू फॉलो द 5 or 6 steps and that takes too much time and it is also most expensive or costly, उसमें प्रोडक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी ज़्यादा आएगा, है ना। सो दैट्स वाई वी गो फॉर वाटर, वी गो विथ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल्स और रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। ओके, so this all things are about this chapter and in this way this chapter is finished and if you have any doubt regarding these things and one more things everybody you try to do this, check your knowledge। आपके जो ना चैप्टर के बीच में चेक योर नॉलेज जो दिए होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं या ट्रू फॉल्स होते हैं, वो आपको खुद करने है ना, आपको खुद से आंसर फाइंड करने की ट्राई करना है, क्योंकि दिस ऑल थिंग्स आर गिवन इन द टेक्स्ट बुक। आप चैप्टर पढ़ोगे तो यू कैन फाइंड इट द आंसर ऑफ ऑल दिस थिंग्स फ्रॉम द टेक्स्ट बुक। वैसे एक्सरसाइज जो है वो तो मैं करवा रही हूँ, ओके, टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज दैट इज सेंड बाय मी और वी डिस्कस, बट उसके अलावा जो चेक योर नॉलेज है इन बिटवीन द टेक्स्ट, ठीक है, टेक्स्ट बुक के बीच में जो कुछ आपकी एक्सरसाइज है वो आप खुद को ही करना है। ओके, सो वंस अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।